अब मैं मुख्य आज के हम आज के हमारे अतिथि उद्बोधन के लिए अंजू शर्मा भगिनी से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारे पास आज सभी विश्वविद्यालय हैं। क्रियान्वित समिति के सभ्य हमारे नवीन भाई सेठ महोदय हैं। हमारा शिक्षा विभाग है। केसीजी के एडवाइजर हमारे साथ एयू पटेल सर जुड़े हुए हैं, और हमारी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के सभी एकेडमिक स्टाफ कॉलेज से हमारे वहाँ के डायरेक्टर जगदीश भाई जोशी सर जुड़े हुए हैं। यानी कि जिनको ये सब चीजों का अमल करना है वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें से मैं अंजू शर्मा भगिनी से मैं निवेदन करता हूं कि इस बारे में अपनी राय रखें कि हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा विभाग इसमें क्या रोल रहेगा और कैसे करेगा। नमस्कार। माननीय गुजरात राज्य के राज्यपाल श्री आचार्य श्री देवव्रत जी, यहाँ पर उपस्थित सारे पतिश्री, हमारे रिटायर्ड कॉलीग श्री अध्यक्ष संस्कृत भारती के मांझे पालीवाल आशीष सवेज, और जो खास आज के अवसर पर हमको मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने काफी विस्तार से हमको राष्ट्रीय शिक्षण नीति और संस्कृत के बारे में काफी सारी ज्ञानवर्धक बातें बताई। श्री रामू कृष्णा शास्त्री जी, संस्कृत के बारे में गुजरात सरकार काफी चिंतित है और संस्कृत का विकास पूर्ण रूप से हो, इसके लिए गुजरात सरकार के द्वारा काफी प्रयत्न लगभग कई सालों से किए जा रहे हैं। इसके बारे में माननीय राज्यपाल ने भी एक लेवल पर बैठक बुलाई थी और उस बैठक में काफी निर्णय भी लिए गए थे। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक डेडिकेटेड संस्कृत यूनिवर्सिटी, सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी भी की गई है और सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग सोमनाथ यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन संस्कृत का विकास इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से जैसे हमारे मंत्री श्री कहते हैं KG to PG जैसा होना चाहिए, या मैं कहूँ तो PhD जैसा होना चाहिए। उस तरीके से विकास होने के लिए हमें काफी सारे प्रयत्न करने पड़ेंगे। गुजरात सरकार के द्वारा कुछ ही समय पहले संस्कृत बोर्ड का भी गठन किया गया है और संस्कृत बोर्ड के माध्यम से मुझे आशा है, जिस तरीके से हमने उनका कार्यशैली देखा है, मुझे आशा है कि संस्कृत के अध्ययन में जो उसकी टीचिंग की कार्यशैली है, उसमें काफी मूलभूत परिवर्तन लाने के प्रयास संस्कृत बोर्ड द्वारा करे जा सकते हैं और उनके द्वारा करिकुलम में इस भाषा को लोगों तक पहुंचाने में और इस भाषा को एक अच्छी तरीके से किसी दूसरी भाषा के साथ विशेष करे पाने में काफी इम्पोर्टेंट। जैसा हम सब जानते हैं और हिमांजय जी हमेशा ये मुद्दा उठाते हैं कि संस्कृत को क्यों दूसरी भाषाओं के माध्यम से सिखाया जाता है, क्यों हम संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से सीखते हैं। संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाना चाहिए और मैं उनके विचारों से संपूर्ण से सहमत हूँ और मुझे आशा है कि संस्कृत बोर्ड इस काफी महत्वपूर्ण कार्य जो हमारे संस्कृत की महाविद्यालय है उनको भी काफी स्ट्रेंथनिंग की, सुदृढ़ीकरण की जरूरत है और उसमें भी काफी कार्य करने की गुजरात सरकार की तत्पर है। जहाँ पर उच्च शिक्षण के सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ हाजिर हैं, हमारे कुलपति श्री यहाँ पर उपस्थित हैं, तो
एक मुद्दा मैं रखना चाहूंगी और हमारे माननीय जीटीयू के कुलपति श्री भी यहाँ उपस्थित हैं, जो कि तकनीकी शिक्षा और जोड़ने का इतना प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक मुद्दा के इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी कि हमारे पुराने टेक्स्ट जो हैं, हमारे पुराने जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं, एंशिएंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने संस्कृत में काफी सारे साहित्य को लिखा है और उसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, हर चीज के बारे में विस्तृत जानकारी है और विज्ञान के सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी है, इंजीनियरिंग की, वास्तुशास्त्र की विस्तृत जानकारी है, वाटर रिसोर्सेज की विस्तृत जानकारी है। तो जिस तरीके से जीटीयू ने इंग्लिश माध्यम का पीएचडी किया है, ऐसे ही जीटीयू संस्कृत माध्यम का इंटरडिसिप्लिनरी पीएचडी शुरू करे, जिसमें संस्कृत में जो टेक्नोलॉजी है, तो संस्कृत जो टेक्स्ट है में जो टेक्नोलॉजी है, उसमें जो बातें कही गई हैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में, वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के माध्यम से समाज के सामने लाई जा सकती है और नेशनली और इंटरनेशनली उस बात को पेश किया जा सकता है। जीटीयू इसमें काफी महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है और यदि जीटीयू इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगा, तो मेरी तरफ से और मेरी तरफ से संपूर्ण विभाग की तरफ से मैं अश्योर कर सकती हूँ तो संपूर्ण तरीके से हम सहयोग देंगे। इसके साथ साथ ही जो अन्य यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी खाली संस्कृत भाषा के पीएचडी में न की, जैसा कि चामू शास्त्री जी ने बोला, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के माध्यम संस्कृत भाषा में जो ज्ञान उपलब्ध है, विभिन्न विषयों का जो ज्ञान उपलब्ध है, वो विभिन्न विषयों का ज्ञान संस्कृत विषय में से संस्कृत भाषा के जो टेक्स्ट है उनसे और उनको जो पेश किया जाए, तो उसमें से पूरे विश्व को काफी जानकारी उपलब्ध हो सकती है और काफी साइंटिफिक रिसर्च में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बात का एक डेडिकेटेड तरीके से बहुत हम लोग, जब संस्कृत भाषा की बात आती है तो काफी हम लोग ऊंची ऊंची बातें करते हैं, उसमें मैं अपने आप को भी शामिल करना चाहूँ, लेकिन जब एक्चुअल कार्यान्वयन पर ये मुद्दा आता है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पर ये मुद्दा आता है, तब हमको कहीं पर जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलती है या हमारे प्रयास रह जाते हैं। तो आज माननीय राज्यपाल जी की अध्यक्ष स्थान पर आज ये का आयोजन किया गया है। मुझे विश्वास है इसमें से और इससे प्रेरणा लेकर, विचारों को लेकर काफी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेबल एक्शन पॉइंट्स ही नहीं, एक्शन निकलेगा और आने वाले कुछ दिनों में हमारी यूनिवर्सिटी में संस्कृत को लेकर काफी एक्शन देखेंगे और काफी देखेंगे, ऐसी मुझे संपूर्ण आशा है। आज इस विषय पर मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं संस्कृत भारती की हिमांशी जी आप सबका आभारी हूँ। आभार। धन्यवाद भगिनी। यहाँ पर मैं एक दो बातें रखना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, यानी कि ड्यूरिंग द कोविड, एक बहुत बड़ी बात हुई है कि एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम एकेडमिक स्टाफ कॉलेज गुजरात यूनिवर्सिटी ने किया। इससे पहले फैकल्टी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के लिए एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे केसी जी ने एयू पटेल साहब के मार्गदर्शन में, अध्यक्षता में एक संस्कृत में किया। पूरे लॉकडाउन की समय के दरमियान हमारे श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के द्वारा एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। वहां पर भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय के द्वारा भी ऐसे व्याख्यान माला का आयोजन किया गया और दोनों जगह पे, यानी कि नई स्थापित दोनों विश्वविद्यालय में
संस्कृत विभाग की स्थापना की गई। माननीय हमारे गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति श्री प्रताप सिंह जी चौहान साहब के मार्गदर्शन में वहां पर जो संस्कृत विभाग की स्थापना हुई, वहां पर पहले सेमेस्टर में 181 स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। एक तरफ लोग बोलते हैं कि कई कुलपति श्री की एक फरियाद रहती है कि हमारे वहां डिपार्टमेंट में नंबर इनटेक नहीं होती, और दूसरी तरफ वहां पर डॉक्टर प्रोफेसर प्रताप सिंह चौहान साहब के मार्गदर्शन में वहां के संयोजक डॉक्टर राजेश व्यास और बाकी सब अध्यापकों के संयुक्त प्रयास से एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। तो ये कार्य की हम सब यहाँ पर नोंद लेते हैं कि अगर हम सब एक इंटीग्रेटेड एफर्ट करें तो बहुत ही अच्छा काम हो सकता है। हमारे इस साल के सर्वश्रेष्ठ सम्मानित धारा सभ्य और हमारे शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन उनके मार्गदर्शन में और अंजू शर्मा भगिनी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री के मार्गदर्शन में गुजरात शिक्षा संस्कृत बोर्ड की स्थापना हुई है। उनके अध्यक्ष के रूप में संस्कृत भारती सौराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष श्री जयशंकर महोदय का चयन हुआ है। यानी कि संस्कृत शिक्षा बोर्ड, केसीजी, शिक्षा विभाग और सर्व विश्वविद्यालय साथ में मिलकर कुछ अच्छा संस्कृत के बारे में अच्छा सोचेंगे। हम सब जानते कि जो चीज वेद में नहीं है वो कहीं पर नहीं है, और वेद के परम अभ्यासु ज्ञाता हमारे आदरणीय सम्माननीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी से मैं करजोड़ निवेदन करता हूं कि हमें मार्गदर्शित करें कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम संस्कृत का और संस्कृत के ज्ञान का नई शिक्षा नीति में कैसे उपयोग कर सके। मैं आचार्य देवव्रत जी से करजोड़ निवेदन करता हूं कि हमें मार्गदर्शित करें। आचार्य देवव्रत जी। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति। आदरणीय पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी, श्रीमती अंजू शर्मा जी, प्रधान सचिव गुजरात सरकार, श्री हिमांजय पालीवाल जी, माननीय श्री भाग्येश झा जी, प्रोफेसर आशीष दवे जी, सभी उपस्थित कुलपति महोदय, समस्त शिक्षाविद देवी और सज्जनों, आज मुझे अपार प्रसन्नता है कि आप सब विद्वज्जन उपस्थित होकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संस्कृत के संदर्भ में कार्यान्वयन कैसे संभावित हो सकेगा, इस विषय पर चर्चाएं हुई। आप सभी के विचार बहुत ग्राह्य थे और बड़े प्रेरणादायी थे। माननीय पद्मश्री चमू कृष्ण शास्त्री जी ने बड़े विस्तार से संस्कृत के कार्यान्वयन के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए, एक दिशा और दर्शन दिया। हम सबको बहुत प्रेरणा उससे मिली। आदरणीय बंधुओं, आप और हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में लगभग 34 वर्ष के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है। कोई भी देश
अपने देश की युवा पीढ़ी से क्या अपेक्षा रखता है, यदि ये जानना है तो उसकी शिक्षा पद्धति को जानना पड़ेगा। जिस प्रकार की हमारी शिक्षा पद्धति होगी, आने वाली पीढ़ियां उसी के अनुरूप बनेंगी। इसका बहुत प्रबल उदाहरण अंग्रेज काल में 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा निर्धारित की गई शिक्षा नीति है। उन्होंने मूल रूप से भारत की शिक्षा नीति पर प्रहार किया, हमारी गुरुकुलीय परंपराओं को तोड़ा, हमारी भाषा और संस्कृति पर बहुत बड़ी चोट की, और वो शिक्षा नीति उन्होंने लागू की जैसे भावी युवा वो देश में पैदा करना चाहते थे, और वो उसमें सफल हुए, आज तक सफल हुए। सौभाग्य की बात है कि आज नई शिक्षा नीति आई है, और इस शिक्षा नीति में जहां अनेक परिवर्तन हुए हैं और इस देश को समझने की दिशा में एक सोच पैदा की गई है, ये बहुत श्लाघनीय है। निश्चित रूप से इससे आने वाली पीढ़ियों को एक दिशा, नई दिशा मिलेगी। अन्य बिंदुओं पर नई शिक्षा नीति में बात करने की अपेक्षा आज का हमारा विषय संस्कृत विषय पर। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। क्यों? कि विश्व में सबसे पुरातन यदि कोई ग्रंथ है तो वो वेद है। विश्व की लाइब्रेरी में वेद से पुरातन कोई पुस्तक नहीं मिलती, और वेदों की भाषा संस्कृत है। इसलिए सा संस्कृति विश्ववारा, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं की जननी संस्कृत है। और आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, अनेक देश हैं, और एक युग था कि दुनिया के सभी देशों में विश्व गुरु के रूप में भारत को मान्यता मिली थी। सोने की चिड़िया भी इस देश को बोला गया, यानी कि आर्थिक रूप से भी दुनिया में हम गुरु थे, और बौद्धिक शैक्षिक दृष्टि से भी भारत विश्व का गुरु था। महर्षि मनु ने हिमालय की चोटी पर खड़े होकर के विश्व के लोगों को घोषणा करते जो नाद दिया था, कहा था एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानव। हमारे ऋषियों ने समस्त ब्रह्मांड के लोगों को घोषणा करते हुए कहा था कि दुनिया के लोगों, यदि आप साइंस टेक्नोलॉजी की शिक्षा लेना चाहते हो, अध्यात्म जानना चाहते हो, योग जानना चाहते हो, आप संपूर्ण विद्याओं को जानना चाहते हो, तो अपने अपने देश से बोरिया बिस्तर बांधो और भारत की धरा पे आओ। आदरणीय बंधुओं, भारत में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये तो बहुत बाद के हमारे विश्वविद्यालय थे। इनसे पहले सृष्टि के आदि से लेकर भारत में संस्कृत पठन पाठन केवल पठन पाठन का विषय नहीं, अपितु हर प्रकार की साइंस टेक्नोलॉजी का विकास इसी भाषा के माध्यम से हुआ था। भारद्वाज का विमान शास्त्र हो, आर्यभट्ट द्वारा साइंस की नई नई खोजें हों, चरक और सुश्रुत के द्वारा अनेक प्रकार के, अरे
हमारे आयुर्वेद में चरक में 100 प्रकार के ऑपरेशन तो केवल आंख के होते थे। कितनी साइंस टेक्नोलॉजी विश्व की भारत में विकसित हुई। हम इस बात को सब जानते हैं कि जो वस्तु सत्ता में आएगी उसी का नामकरण होता है, जो वस्तु सत्ता में है ही नहीं उसका नामकरण हो नहीं सकता। संस्कृत में विमान शब्द रामायण काल से, हमारी संस्कृत भाषा में ताले की संस्कृत थी ही नहीं। यूरोप की संस्कृति का विकास जब दुनिया में हुआ तो ताले की संस्कृत भारत में बनानी पड़ी जोड़ तोड़ करके, क्योंकि हम विशुद्ध भारतीय कल्चर संस्कृति के वो लोग थे जहां अस्तेय पढ़ा जाता था, स्तेय के लिए कोई जगह नहीं होती थी। समस्त ज्ञान का भंडार संस्कृत भाषा में, यहाँ का एक एक श्लोक जीवन का दर्शन दे जाता है। हमारे शास्त्रों का एक एक सूत्र जिस पर बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की जा सकती है। और हमारा साहित्य कितना विशद था। विदेशी आक्रांता इस देश में आए, उनकी हजारों लाखों की सेनाएं 6-6 महीने तक हमारी लाइब्रेरी के ग्रंथों को जलाकर, हमाम जलाकर, पानी गर्म करके स्नान करती रही। हमारा साहित्य इतना विशाल भंडार था। यूरोप के लोग जिस समय वल्कल वस्त्र पहन करके गुजारा करते थे, उस समय तो भारत की साइंस टेक्नोलॉजी विश्व के अंदर नंबर 1 पर छाई हुई थी। हम अपने अतीत इतिहास को भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए, अपनी परंपराओं को भूल गए, क्योंकि जो शिक्षा नीति हमें मिली है, इतनी पीढ़ियां गुजर गई, इतनी पीढ़ियां चली गई कि वो प्राचीन साहित्य और इतिहास को भुला दिया गया। हमारे चाणक्य का अर्थशास्त्र, क्या उसका कोई मुकाबला आज हो सकता है? आप वेदों को पढ़ें, चारों वेद, 6 शास्त्र, उपनिषदें, रामायण, महाभारत, उपनिषदें, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, नीति शास्त्र, जितना भी हमारा साहित्य संस्कृत भाषा में, की भाषा संस्कृत को जानना पड़ेगा। और संस्कृत जान लेगी तो भारत की संस्कृति ध्यान में आएगी। आज हम डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन उनको भारत से परिचय नहीं है। भारत से परिचय कराना है तो भारत की संस्कृति को जानना पड़ेगा, और भारत की संस्कृति को जानना है तो संस्कृत भाषा को जानना पड़ेगा। आज हम केवल औपचारिकता निभा करके चले जाएंगे तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं। जैसे मैडम अंजू जी ने कहा, परिणामों की ओर बढ़ना पड़ेगा। मैं बधाई देता हूं केंद्र सरकार को, जिन्होंने संस्कृत भाषा के पुनरुत्थान के लिए, आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए और उनको भारत को दर्शन कराने के लिए, जोड़ने के लिए, चिंतन, मनन और संस्कार देने के लिए जिस संस्कृत भाषा को पुनः महत्व प्रदान किया है, यदि संस्कृत भाषा नहीं रहेगी तो ध्यान करना आदरणीय बंधुओं, इंसानियत और मानवता भी नहीं बचेगी। मानवता का दर्शन, इंसानियता का दर्शन केवल हमारे संस्कृत साहित्य में। आप वेदों को पढ़ें, वहां कहीं नहीं लिखा
तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, यहूदी बनो, पारसी बनो, सिख बनो, ईसाई बनो, कहीं नहीं लिखा। वहां क्या लिखा है? मनुर्भव जनिया दैव्यम जनो, इंसान बनो, वो इंसान जो दूसरे के हृदय के स्पंदन को अपने हृदय में अनुभव कर सके, जो दूसरे के दुख के आंसुओं को अपनी आंखों से बहा सके, जो दूसरे के घाव को अपने हृदय रूपी मर्म से ठीक करने की योग्यता रखता हो। ये विचार है तो केवल हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में। कितना बड़ा उपदेश! सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोग संप्रदायवाद में बढ़ करके अपने हित की सोचते हैं, मैं रहूं बाकी ना रहे। लेकिन हमारा दर्शन क्या कहता है? इस धरा पर जितने भी प्राणी हैं सब सुखी हों, सब ही निरोग हों, सब आनंद में रहें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये चिंतन इसी भाषा में। वेद कहते हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मेवनुपश्यति यत् सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विचिकित्सति। कहां मिलेगा ये चिंतन? भगवान के दर्शन करने हैं तो हर प्राणी के आत्मा को अपनी आत्मा में देखना सीखें, अपनी आत्मा को दूसरे की आत्मा में देखना सीखें। ये वे विचार, ये चिंतन, ये सोच केवल हमारे इसी संस्कृत साहित्य में। इसको हमने जितना विकसित करेंगे उतनी ही मानवता का कल्याण होगा, भाईचारा बढ़ेगा, एकता बढ़ेगी, समाज में मानव मानव के काम आएगा। जब हर बालक को इस प्रकार का साहित्य पढ़ाया जाएगा, इस प्रकार का दर्शन दिया जाएगा, तो उनकी सोच बदलेगी। आज हम जो पैदा कर रहे हैं केवल रोटी कपड़ा मकान की सोच को लेकर के पैदा कर रहे हैं। मानव और इंसानियत, वो गुण, वो दिव्यता, वो संस्कारवान सोच केवल इस भाषा में विद्यमान है। तो हमने गुजरात की यह धरती संत महात्माओं की धरती, भले और सज्जन लोगों की भूमि है। इसी धरती पर टंकारा में स्वामी दयानंद सरस्वती पैदा हुए। वो गुजराती थे जिन्होंने वेदों का सारी धरती पर पुनरुद्धार करने का काम किया, संस्कृत भाषा को जनमानस तक पहुंचाने का काम किया, और देश के हजारों गुरुकुल उनकी देन है, वो पद्धति उन्हीं की देन है। और आज देश में विभिन्न संप्रदायों को जितने भी गुरुकुल चलते हैं उनमें भारत की संस्कृति, संस्कृत भाषा को बचाने का काम पूरे देश में आज भी चल रहा है। हम उन सब लोगों को बधाई देते हैं जिन्होंने इस परंपरा को जिंदा रखा और आज तक भी समर्पण भाव से इस काम पर लगे हुए। मान्य चमुपति शास्त्री जी ने अभी बहुत अच्छे सुझाव दिए। आप, मैं शिक्षा विभाग में बोर्ड की समर्पित लोग जोड़े जाने हैं जो एक मिशनरी भाव से संस्कृत के प्रचार के लिए काम करें, जिनकी बैठकें लगातार होती रहे। और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच थी इस दिशा में, मैं समझता हूं कि जिस ढंग से उस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ना चाहिए था, हम इतना आगे नहीं बढ़ पाए। अब मौका है कि शिक्षा विभाग से भी मेरा आग्रह है कि विशेष बल दे करके उस विश्वविद्यालय को केंद्र बनाया जाए और पूरे प्रदेश में संस्कृत भाषा के लिए काम किया जाना चाहिए। इससे हमारे आने वाली पीढ़ियों का बहुत बड़ा कल्याण होगा, बहुत बड़ा भले का काम होगा। और संस्कृत को
समय के अनुरूप वो कठिनता न दें, उसको सरलीकरण उसका किया जाए, ताकि वो इतनी सरल बन जाए कि आम व्यक्ति की बोलचाल की भाषा बन सके। जिस काल में भारत देश विश्व गुरु था, जिस काल में आर्थिक रूप से हम सबसे समृद्ध थे, उस काल की भाषा संस्कृत ही तो थी, बोलचाल की भाषा ही देश की संस्कृति। तो आज क्या दिक्कत है? और इसमें कोई संप्रदायवाद नहीं, सबके लिए कल्याण करने वाली ये भाषा है। इसको हमने पूर्ण विकसित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि गुजरात सरकार निश्चित रूप से इस दिशा में, इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए इस महत्वपूर्ण स्थान जो मिला संस्कृत को, और जिस सोच के साथ इसको आने वाली पीढ़ियों के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा, इस दिशा में हम अपने प्रदेश में ईमानदारी से प्रयास करें। और आज सौभाग्य से लगभग सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति महोदय भी उपस्थित। उन सब से मेरा निवेदन है कि वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में इस विषय को गंभीरता से लें, और संस्कृत डिपार्टमेंट में जो आज एक चर्चा नहीं आई है कि संस्कृत का पठन पाठन संस्कृत भाषा में होगा तो वो जिंदा हो पाएगी, स्थायित्व उसको तभी मिलेगा और लोक व्यवहार में वो तभी आ पाएगी। और इसी के साथ साथ अर्वाचीन और प्राचीन दोनों का सामंजस्य भी हमें स्थापित करना पड़ेगा। आज वर्तमान जो साइंस टेक्नोलॉजी विभिन्न भाषाओं में है, उसका शब्दों का चयन हमारी संस्कृत में भी हो और दोनों का सामंजस्य होकर के वो आगे बढ़े, तो वो जनमानस में एक जगह बना पाए। और ऐसा नहीं कि लोग संस्कृत से प्यार नहीं करते। हमारे भारत में जितनी प्रांतीय भाषाएं हैं, हमारे गुजराती भाषा में भी 70% शब्द संस्कृत के हैं। हमारी जितनी दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, उनमें संस्कृत का भंडार है भाषा का। तो वो बड़ा सरल हो जाता है। यदि हम इसका व्यापक रूप से प्रसार करते हैं तो लोग उसे स्वीकार करेंगे। और हम अपने बालकों के आजकल जो नाम रख रहे हैं, विशुद्ध संस्कृत जो रख रहे हैं, तो इसका प्रयास ईमानदारी से हम मिलकर के करेंगे। संस्कृत अपना शिक्षा विभाग करेगा, यूनिवर्सिटीज में आप सब कुलपति महोदय इसके महत्व को समझेंगे और डिपार्टमेंट में खूब कार्यक्रम इस दिशा में चलते रहें और सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय मजबूती के साथ इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ेगा। इन्हीं आशाओं के साथ आप सब आज के वक्ताओं को मैं बधाई देता हूं और आज इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित हुए, निश्चित रूप से एक नई प्रेरणा के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करते अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय आचार्य देवव्रत जी। आपने हमें वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र से व्यवहारू शिक्षा में कैसे हम उसका अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमें मार्गदर्शित किया। दो बात आपने बहुत ही महत्वपूर्ण की। एक तो सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय का दायित्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि और उसको एक बड़ा हमें फोर्स देना पड़ेगा। वो गुजरात शिक्षा विभाग और गुजरात सरकार का दायित्व बहुत बड़ा बनता है। दूसरी बात यहाँ पर मैं एक रखना चाहता हूँ कि जैसे जो नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 की जो फॉर्मूला है, इसमें पहले जो 5 है, इसमें बड़ा रोल बड़ी भूमिका हमारे बाल विश्वविद्यालय की रहेगी। तो उसके हमारे जो कुलपति श्री अर्शद भाई शाह महोदय हैं, उनका भी दायित्व बढ़ जाएगा, क्योंकि
जो पहले 5 साल की शिक्षा है, उसमें बाल विश्वविद्यालय की भूमिका बहुत ही बड़ी रहेगी। और जो इस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक यानी कि कोविड में एक भक्त कवि नरसिंह मेहता विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग की शुरुआत हमारे वहां के कुलपति श्री चेतन भाई त्रिवेदी महोदय ने की है, तो उनका भी एक बड़ा योगदान रहेगा और उनको भी हमें एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और हमें फोर्स देना पड़ेगा। मैं आज आपने यहाँ पर उपस्थित रहकर और हमारे संस्कृत भारती का आमंत्रण को स्वीकार करके आपने यहाँ पर जो हमें मार्गदर्शित किया, इसलिए मैं संस्कृत भारती संपर्क विभाग और गुजरात और सौराष्ट्र प्रांत की ओर से आपको बुरी धन्यवाद करता हूँ। और आपका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी गुजरात में जब आप यहाँ पर आए, तब भी आपने पहले बड़ौदा में हमारा जो संस्कृत भारती का जो कार्यक्रम था, उसमें आपने हमें आशीर्वाद दिए थे। यहाँ पर इस कार्यक्रम के जो आज के आयोजक है भाग्येश भाई झा महोदय, उनको मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी ओर से जो सूचन देना है। भाग्येश भाई झा महोदय, आप कुछ आपका विचार रखना चाहते थे। तो मैं आभार दर्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपने यहाँ पर उपस्थित रहकर हमें जो आपका मार्गदर्शन मिला, इसलिए मैं आपको बुरी आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अंजू शर्मा भगिनी ने यहाँ पर उपस्थित रहकर हमें जो एक सचोट यानी कि टकोर के साथ हमें मार्गदर्शित किया कि अब सिर्फ बातें नहीं करनी है, उसका अमल करना है और अमल करेंगे तो ही अच्छा होगा, बाकी बातें बहुत हो गई। तो अंजू शर्मा भगिनी को भी मैं बुरी धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर उपस्थित रहकर हमें बहुत ही एक बीज भाषण के रूप में हमें मार्गदर्शन दिया है। इससे पद्मश्री श्री चंबुकृष्ण शास्त्री महोदय को मैं आभार प्रकट करता हूं। भाग्येश झा महोदय का मैं आभारी हूं। एयू पटेल सर जो केसीजी में से यहाँ पर उपस्थित रहकर उन्होंने हमें जो हमारा उत्साह बढ़ाया है, उस एयू पटेल महोदय को मैं आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित सभी कुलपति श्री जिनके द्वारा ही ये संस्कृत यानी कि अपने विश्वविद्यालय में संस्कृत का अमल होने वाला है, सभी को मैं धन्यवाद करता हूं। और खास करके आंबेडकर विश्वविद्यालय ने हमें जो ये प्लेटफॉर्म हमें दिया कि ये कार्यक्रम के लिए, इसलिए मैं सबका आभारी हूं। और राजभवन में से जो सभी अधिकारी है, उन्होंने ये कार्यक्रम को बहुत सरल बनाया, यानी कि जोड़ने का और हमारा आचार्य देवव्रत जी से संपर्क कराने का जो पूरा काम था, वो भाग्येश झा महोदय के माध्यम से अच्छी तरह हो पाया। इसलिए राजभवन के सभी कर्मचारियों का भी मैं आभार प्रकट करता हूं। यहाँ पर उपस्थित रहकर गुजरात संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष जयशंकर रावल महोदय ने उपस्थित रहकर हमारा उत्साह बढ़ाया, इसलिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। संस्कृत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य हमारे गोपबंधु मिश्रा जी महोदय ने यहाँ पर उपस्थित रहकर हमें जो हमारा उत्साह बढ़ाया है, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। और अभी सभी कुलपति श्री महोदय से मैं करजोड़ निवेदन करता हूं कि जब भी कुछ भी ऐसी गोष्ठी और आपका कुछ भी इनपुट हो, तो हमारे गुजरात संस्कृत भारती को आप दे सकते हैं कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो हम सब साथ में मिलकर, शिक्षा विभाग, संस्कृत बोर्ड और विश्वविद्यालय साथ में मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। अस्तु, ओम शांति। और हम ये कार्यक्रम को यहाँ पर पूर्ण घोषित करते हैं, और जब तक हमारे अध्यक्ष यहाँ से विदाई न ले, तब तक हम जुड़े रहते हैं। अस्तु।